नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगातार लगाई जा रही है। बता दें आपको कि आस्था के महाकुंभ में लगातार लोग पहुंच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं और महाकुंभ जाने को लेकर अभी मारामारी फिलहाल देखने को मिल रही है। बिहार की मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अब तक 63 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा दें। 63 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, जो आंकड़ा अभी तक निकल के सामने आया है। प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का दौर जारी है और 26 तारीख आखिरी स्नान होगा, महाशिवरात्रि यानी कि कल। और ऐसे में वाकई कल तक ये कहा जा रहा है कि एक अच्छा खासा रिकॉर्ड यहाँ पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का हो जाएगा। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ जाने को लेकर अब भी जो लोग हैं जो नहीं पहुंचे वहां पर, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि शिवरात्रि में आस्था की डुबकी लगाएं, यहाँ पर महाकुंभ में पहुंचे। और यही वजह है कि देखिए अभी बिहार की जो खबर निकल के सामने आई है कि बिहार में जो मुजफ्फरपुर है उनके जंक्शन पर ही अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। अब तक 63 करोड़ लोगों ने भले ही आस्था की डुबकी लगाई हो, लेकिन अभी भी अफरा तफरी का माहौल है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और डुबकी लगाना चाहते हैं महाकुंभ की समाप्ति से पहले। तो बता दें आपको कि अभी तक 63 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, महाकुंभ की तस्वीरें, और जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। हालांकि अपनी अपनी आस्था है, सनातन परंपरा संस्कृति और आस्था का ये पूरा मामला है कि लोग यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पहुँच रहे हैं। अब आप समझिए कि जब इस दौरान 63 करोड़, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है ये महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का। तो महाकुंभ में जब लोग पहुंच रहे हैं और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि देखिए 144 साल बाद ये वक्त वापस आएगा। न जाने उस वक्त हमारी आने वाली पीढ़ी भी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि इस वक्त जो इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहा है वो वाकई अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा है। देवेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अभी तक तो बताया जा रहा है कि 63 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। क्या जानकारी है, क्या आंकड़ा है ताजा आपके पास? जी नेहा जी, मैं आपको बता दूं कि जो कुंभ का आयोजन हुआ है, जो बताया जा रहा है 144 वर्षों बाद लगा है, इसमें करोड़ों की संख्या में अभी तक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा चुकी है। आज भी भारी संख्या में लोग महाशिवरात्रि को देखते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं सुचारू रूप से चला रहा है और लोगों की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, लोगों की संख्या बढ़ रही है देवेंद्र, लेकिन ये बताएं क्योंकि कल देखिए आखिरी स्नान होगा महाशिवरात्रि का। ऐसे में वैकल्पिक तौर पे क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जब भीड़ यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो? जी मैं आपको बता दूं मैम कि लगातार प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रखा हो। मैं आपको तस्वीरों दिखाना चाह रहा हूं। जिस तरीके से आप देख रही हैं, भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी जी मैम, मैं बता दूं प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए जब पूरा देश पहुंच रहा है तो उसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब पहुंचे, बता दें आपको कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ में पहुंचे हैं, प्रयागराज में पहुंचे हैं। आज आपको बता दें कि क्योंकि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में इस अवसर पर सपरिवार त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो भी पहुंचे। जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी एवं पुण्य सलीला माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन
संगम में स्नान कर उन्होंने महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना का अनुभव किया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तीर्थराज प्रयागराज आगमन पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत किया और उन्हें कुंभ कलश प्रदान कर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन किया। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने महाकुंभ 2025 को विश्व का सबसे बड़ा आयोजन बताते हुए कहा है कि प्रयागराज पवित्र भूमि है, यहाँ सभी समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं और सभी को एक जैसा सम्मान मिलता है। यहाँ श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आपको बता दें कि व्यवस्थाओं पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में जिससे ये महाकुंभ दिव्य और भव्य बन रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से आ रही है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है और विधानसभा में बजट सत्र पर आज फिर चर्चा होगी। आज फिर विधानसभा में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस की उम्मीद है। विपक्ष के तीखे सवाल से योगी सरकार को फिर होना होगा रूबरू। 20 फरवरी को पेश हुआ था बजट, तो आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। आपको बता दें कि विपक्ष अपने तल्ख तेवर के साथ लगातार मौजूद है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में विधानसभा में बजट सत्र पर यानी कि बजट में आज फिर से चर्चा होगी, क्योंकि आज फिर विधानसभा में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। आज फिर विधानसभा में हंगामे के आसार है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर से जोरदार बहस की उम्मीद है। आनंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, क्योंकि आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं विधानसभा में, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, इस 18 फरवरी जिस दिन से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है उसी दिन से लगातार हंगामा बरपा हुआ है विधानसभा के सत्र में। तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो महाकुंभ का मामला हो, विशेष तौर पर विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर। खास करके समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनके मुलायम सिंह पद्धिए, उनके एक बयान को लेकर सदन में हंगामा मच गया। काफी देर तक उसको लेकर हो हल्ला मचता रहा और समाजवादी पार्टी के जो सदस्य उन्होंने मांग की कि माफी मांगी जाए इस बयान के लिए। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना और तमाम जो दूसरे नेता हैं उनके काफी मान मनोबल के बाद, जो सभापति के मान मनोबल के बाद कार्रवाई आगे सुचारू रूप से बढ़ी है। और यही क्रम है कि आज भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि आज भी तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है सदन में। बजट पर चर्चा हो रही है, तमाम दूसरे अन्य कार्य भी आज निपटाए जाने हैं विधानसभा के सत्र में। यह माना जा रहा है कि विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को लेकर आज भी सदन में हंगामा कर सकता है। बिल्कुल, तो आज भी सदन में हंगामा हो सकता है। विपक्ष अपने तल्ख तेवर के साथ पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा दें। बता दें कि तेलंगाना के निर्माणाधीन टनल में मजदूर फंस गए हैं। मजदूरों को निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही है। झारखंड में फंसे हैं मजदूर, झारखंड के मजदूर हैं जो कि तेलंगाना में निर्माणाधीन टनल में फंस गए। परिजनों को भेजा गया है तेलंगाना। वहीं मजदूरों के परिजनों को हवाई जहाज से भेजा गया है तेलंगाना। सीएम हेमंत सोरेन का आदेश के बाद जहाज से भेजा गया है तेलंगाना। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा दें। जो झारखंड के मजदूर हैं वो कामकाज के सिलसिले में तेलंगाना गए हुए थे। वहां निर्माणाधीन टनल का काम जारी था जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। वो मजदूर फंस गए हैं। मजदूरों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। झारखंड के जो मजदूर हैं उनके परिजनों को भेजा गया है और सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद उन्हें जहाज से तेलंगाना भेजा गया। अजय सिंह ब्यूरो हेड ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तो फिलहाल परिजनों को तेलंगाना भेजा गया है, क्या जानकारी आपके पास है?
देखिए नेहा, मैं बताऊं कि जो है तेलंगाना में जो श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल में जो परियोजना में सुरंग के अंदर जो 8 कर्मी जो फंसे हुए थे, उनमें जो 4 झारखंड के हैं, 4 झारखंड में यानी गुमला जिले के हैं। तो वो जो गुमला जिले के हैं उनके परिजनों को लेकर मुख्यमंत्री के जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनके वो जो है लगातार वो जो है इस पर प्रयास कर रहे हैं। उन वहाँ के एनडीआरएफ की टीम से भी वो संपर्क में साधे हुए हैं। और ये जो उनके कुछ अधिकारी हैं और एक एक गुमला जिला के प्रशासनिक अधिकारी और जो गुमला के जो 4 जो फंसे हुए हैं उनके परिजनों को लेकर जो है सो कल जो है एक हवाई जहाज से जो है वहाँ भेजा गया है कि इस आस में कि जब वो बाहर निकलेंगे तो इनके परिजन जो है से वहाँ संतुष्ट रूप से मतलब उनको लेकर गया है। इस तरफ से देखा जाए तो जो है झारखंड सरकार जो है पूरी तरह मुस्तैद है कि किसी भी तरीके से जो है जैसे ही वो उनके परिजन सुरक्षित वापस आए, इनके परिजनों को लेकर ये जो है वो लगातार उनसे संपर्क में रहेंगे। और जब वो बाहर निकलेंगे तो बाहर जब निकलेंगे तो इनके परिजन जो है उनके परिजन उनसे कुछ हमारी कुछ देर पहले जो है एपीएन की टीम ने जो बात की थी, जो श्रमिक जो बचे हुए थे उनसे कहा गया था कि जो 22 फरवरी को जो सुबह जब सुरंग के अंदर गए थे तो पानी का बहाव जो है काफी बढ़ गया था और वो जो है ढीली मिट्टी जो है बाहर आने लगी थी। झारखंड के लालू साहब है, वो लालू सोरेन है, उन्होंने बताया कि जैसे ही हम लोग देखे वहां तो हम लोग जो है बाहर आ गए। लेकिन कुछ लोग जो है 8 लोग जो फंसे रह गए, उसमें गुमला के भी लोग जो है गुमले जिले के भी लोग जो है वो फंसे रह गए। अब उनकी आशा है, ये आशा लगाए रखे हैं कि शायद वो सुरक्षित वापसी आ जाए। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, झारखंड सरकार भी सतत प्रयासशील है कि जो है वो कैसे भी जो है उनके श्रमिक जब बाहर आ जाएं और इनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया जा रहा है। आम लोग भी जो है जितने भी जो है और लोग भी जो सामाजिक संगठन हैं वो भी लगातार उनके परिजनों से संपर्क बनाए हुए हैं और उनको आशा दिला रहे हैं, ढाढ़स दिला रहे हैं कि वो सुरक्षित वापस निकले। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गुमला के जो मजदूर फंसे हुए हैं, जाहिर तौर पर उनके परिजनों को अब तेलंगाना भेजा गया है और ताकि वो सुरक्षित बाहर निकल सकें और उसके बाद उन्हें वापस लाया जाएगा। और आपको बता दें कि तेलंगाना में जो सुरंग हादसा हुआ है उसके अंदर आपको बता दें कि कुछ और लोग फंसे हुए हैं, यानी कि चंदौली से भी लोग फंसे हुए हैं। और बताया ये जा रहा है कि जहां तेलंगाना में सुरंग खुदाई के दौरान धंसने से 8 लोग अंदर फंस गए हैं। इसमें चंदौली के माटी गांव निवासी श्रीनिवास भी शामिल है। श्रीनिवास जेपी कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। परिजनों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर डीएम को संदर्भित पत्र सौंपकर सुरंग से जल्द निकालने की मदद की गुहार लगाई है। हादसे की सूचना मिलते ही श्रीनिवास के परिवार में हड़कंप मच गया। श्रीनिवास की बेटी स्नेहा ने डीएम से मदद की गुहार लगाई है और स्नेहा ने बताया कि पापा होली पर घर आने का वादा किए थे और जेपी कंपनी के कर्मचारी ने इस घटना की सूचना जो है वो दी थी। वहीं परिजन श्रीनिवास समेत सुरंग में फंसे सभी लोगों की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। घटना के संदर्भ में डीएम के प्रतिनिधि द्वारा यथासंभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। मेरा नाम स्नेहा निवास और हम माटी गांव से हैं और हमारे पापा श्रीनिवास मैकेनिकल इंजीनियर जो जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड और श्रीशैलम टनल प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जो 22 तारीख को कोलैप्स हो गया था उसके और 8 लोग फंस गए थे और अभी तक कुछ पता भी नहीं चला। टीम काम कर रही है, 50 घंटे हो गए, कुछ नहीं पता चला। और हमारी डीएम सर से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी करे, कोई सोच लगाए, बात करे, बस हमारे पापा को कैसे भी करके वहां से निकाले। कंपनी से ही कॉल आया था। उसके बाद संपर्क हो पा रहा है? उसके बाद पापा से कोई संपर्क नहीं है हमारी। सर बोले हैं कि हम आपको 1 घंटे में कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं वहाँ। 1 घंटे के बाद वो बताएंगे हमें। पंकज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जानना चाहेंगे आपसे कि जो तेलंगाना में मजदूर फंसे हैं, श्रीनिवास की बेटी ने भी गुहार लगाई है डीएम से, क्या आश्वासन डीएम की तरफ से मिला? को कि
इस तेलंगाना में बड़े हादसे में सुरंग में 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें चंदौली के माटी गांव निवासी श्रीनिवासन भी शामिल है। ये जेपी कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। घटना की जानकारी इनको जेपी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पंकज, डीएम ने क्या कहा? डीएम ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम ने बिटिया के प्रार्थना पत्र और परिजनों के गुहार पे मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने वहां जेपी कंपनी के अधिकारियों से बातचीत 1 घंटे के दौरान की भी है और यथासंभव परिजनों को मदद का आश्वासन दिया है। लेटर भी उनका सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है और पहुंचा भी दिया गया है लेटर, खास तौर से प्रार्थना पत्र जो था। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें सरकार द्वारा लाई जाती है। अभी तक परिजन काफी हताश हैं और अपने बिटिया खास तौर से अपने पापा की सलामती की दुआ कर रही है। पूरा परिवार सलामती की दुआ कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की संभल से आ रही है। संभल की शाही जमा मस्जिद का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और याचिका में कुएं को यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है। जिला प्रशासन बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के कोई कदम न उठाए। तो संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की सीढ़ियों प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल अर्जी में कहा गया है कि जिला प्रशासन बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के इस संबंध में कोई भी कार्रवाई या कदम न उठाए। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर मस्जिद कमेटी की दलील को खारिज करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करने का आग्रह किया। विवेक सिंह चंदेल जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जानना चाहेंगे कि मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्या कुछ रह सकता है इस सुनवाई के दौरान? बिल्कुल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो नगर पालिका का जो आदेश था उस आदेश पर कोई कार्रवाई करने से रोक लगा दी थी। हालांकि जो इस मामले में जो मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से एक ये कहा गया था कि चूंकि जो कुआं मस्जिद में प्रवेश करते वक्त होता है वो कुएं का इस्तेमाल मस्जिद करती थी, हमेशा से करती आई थी और जो फोटो दिखाई गई थी इसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो उसकी जीर्णोद्धार की कार्रवाई है जो कि नगर पालिका प्रशासन करना चाहती है उस पर रोक लगा दी जाए। तो फिलहाल उस समय यानी कि 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक अंतरिम रोक लगाई थी और ये कहा था कि जो नगर पालिका का आदेश है उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगा। हालांकि इसी बीच 22 तारीख को इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया गया है जिसमें ये कहा गया कि जो मुस्लिम पक्ष है जो जिस कुएं की बात कर रहा है वो कुआं दरअसल बहुत पहले से ही वो मस्जिद कमेटी की प्रीव्यू में नहीं आता है, क्योंकि मस्जिद कमेटी के अंदर भी एक कुआं है और जिस कुएं की के लिए अर्जी मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई है वो अर्जी उस जो वो कुआं है वो कुआं और उसके साथ 19 और ऐसे कुएं हैं जो संभल के जिनके जीर्णोद्धार की चीजें जो रूपरेखा वो जो नगर पालिका है और जो स्थानीय प्रशासन है वो उसकी तैयार कर रहा है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है जिस कुएं की बात कर रहा है वो उनके उसमें अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। हालांकि यूपी सरकार ने ये भी बताया कि जिस मस्जिद की बात की जा रही वो मस्जिद भी खुद यूपी सरकार की जमीन है उसके ऊपर बनाई गई है। तो यूपी सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट कर दिया गया इस बारे में कि जो संभल में जो मस्जिद को लेके विवाद चल रहा है, खासतौर से ये अर्जी पर सुनवाई होने वाली है जिसमें कुएं पे माफ कीजिएगा मस्जिद में इंटर करते वक्त जो कुआं है उस कुएं के ऊपर वर्चस्व की बात हो रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि हमने ओवरऑल संभल में 19 कुओं का जीर्णोद्धार के लिए स्कीम तैयार की है जिसमें से एक कुआं ये भी है, एक कुआं खुद एक मस्जिद के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अगली खबर अभी प्रयागराज से है। बता दें आपको कि नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घपले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। 9,000 करोड़ स्पोर्ट्स सिटी घपले की सीबीआई जांच होगी और
हाईकोर्ट ने घपले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। 5 सेक्टर्स में 4 बिल्डरों को दिए गए स्पोर्ट्स सिटी बनाने को भूखंड। नोएडा अधिकारियों बिल्डर सीबीआई दर्ज करे कंप्लेंट, हाईकोर्ट ने कहा है। तो बता दें आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में बिल्डर्स कंसोर्टियम और नोएडा के अधिकारियों के खिलाफ घर खरीदी के पैसे हड़पने, नोएडा के अधिकारियों, डेवलपर्स को घोटाले से जुड़े अन्य व्यक्तियों सहित सभी शामिल लोगों के खिलाफ जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में पूरे स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट को भ्रष्टाचार की एक पाठ्यपुस्तक का विशेष उदाहरण बताया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश्वरी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने नोएडा में 4 स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में से 3 को कवर करते हुए 10 अलग अलग निर्णय दिए हैं। इसमें प्रमुख डेवलपर्स और कंसोर्टियम हिस्सेदारों दोनों की जवाबदेही को ठहराया गया है। कोर्ट ने लैंड यूज वायलेशन, वित्तीय अनियमितता, दिवालिया कार्रवाई और स्पोर्ट्स सुविधाओं के पूरा न होने सहित अन्य पहलुओं की भी जांच करने के आदेश दिए। और बता दें आपको कि अगली खबर कोटा से है। कोटा कोचिंग के लिए जाना जाता है और ऐसे में शिक्षा नगरी कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट की नई परिभाषा बनकर कोटा के ही नहीं अपितु भारत के जाने माने और बेहतरीन फैकल्टीज ने मिलकर एक नए कोचिंग सर्वम कैरियर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। नीट की तैयारी के लिए प्रतिबद्ध सर्वम कैरियर इंस्टीट्यूट के संस्थापक जितेंद्र चंदवानी सर, आशीष गुप्ता सर, डॉक्टर परवेज खान सर, आशीष वाजपेयी सर, आशीष बंसल सर, इंसाफ अली सर, डॉक्टर आशीष माहेश्वरी सर एवं ललित विजय सर, जो कि अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है तथा इनका छात्रों के बीच बहुत अच्छा नाम है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर संगीता सक्सेना, प्रिंसिपल न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा ने बताया है कि नीट पीजी के लिए जिस तरह से कोटा में पूरे देश से बच्चे अच्छी पढ़ाई की चाह में आते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अति अनुभवी फैकल्टीज द्वारा पूरी की जाएगी तथा आने वाले वर्षों में कोटा और भी बेहतरीन रिजल्ट दे पाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।